चलिए अगले क्वेश्चन से हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो अंतिम निर्णय होता है वो दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष ही किसी भी बिल को ये बताता है कि वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका फैसला अंतिम फैसला होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष सही आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का जो सम्मेलन होता है उसका पदेन महासचिव होता है लोकसभा का महासचिव, वही सम्मेलन का पदेन महासचिव होगा। चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पर हम नज़र डाल लेते हैं। लोकसभा महासचिव सदन का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह सभी संसदीय क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं तथा प्रथाओं के संदर्भ में अध्यक्ष का, सदन का तथा सदस्यों का सलाहकार होता है। एक स्थायी अधिकारी के रूप में वह सभा पटल का प्रमुख अधिकारी होता है। वह संसदीय परंपराओं और प्रथाओं का रक्षक होता है। आगे चलते हैं। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। चलिए थोड़ा सा महान्यायवादी को भी देख लेते हैं। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों तथा उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, परंतु वोट नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 88 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी है वो एडवोकेट जनरल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम जरूर देख लेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आजकल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो लॉ की जुड़ी हुई परीक्षा हो या कोई आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। संविधान में अनुच्छेद 165 क्लोज 1 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। आम भाषा में समझे तो उसकी क्वालिटीज़ इतनी होनी चाहिए जैसे कि किसी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए जो योग्यताएं, जो अहर्ताएं हैं वही हों। ये अहर्ता है, इसको गलत टाइप किया गया है, तो वही महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है। महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर यानी कानून संबंधी विषयों पर सलाह देना है। अनुच्छेद 165 क्लोज 2 में कहा गया है। और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये 165(3) में कहा गया है। तो 165(1), 165(2) और 165(3) इन तीनों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है कि क्या क्या इन तीनों आर्टिकल्स में, इन अनुच्छेदों में कहा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे कैसे हटाया जाता है, ये पूछा गया है। यानी कैग की बात की गई है। तो कैग को क्या है, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटाया जाता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा। और उसके आधार क्या क्या होंगे वो भी जान लेते। पहला आधार होगा कि साबित कदाचार, यदि उस पर कदाचार साबित हो जाता है, और दूसरा उसकी असमर्थता होगी। कैग की पदावधि धारण करने की तिथि से 6 साल तक की उसका कार्यकाल होता है, और इससे पूर्व यदि उसकी आयु 65 साल हो जाती है तो उसे रिटायर होना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम पूछा गया है। राज्यसभा की सीटों को लेकर पूछा गया है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है 19, और उसके बाद तमिलनाडु में है 18 सीट। तो आप याद रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में सीटों की संख्या के आधार पर। चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीट है, महाराष्ट्र में 19 हैं और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। ये आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वो करता है निर्वाचन आयोग। राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव है उसकी अधिसूचना चुनाव आयोग ही जारी करता है। आगे चलते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो राज्यसभा को दिए जाते हैं कुल 14 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
चलिए कहाँ पर ये दिया गया है वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिए, ना तो अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कराने का वैधानिक हक रखती है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक कर रख सकता है और ये दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 110 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो राज्यसभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जाती, ना ही राष्ट्रपति के, ना ही प्रधानमंत्री को, ना ही मंत्रिपरिषद के, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यानी लोकसभा भंग हो जाती है परंतु राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। हर 2 साल में उसके 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य, बहुसदस्य, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति वहाँ से चुनाव जीतता है किसी भी लोकसभा से। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भारत में एकल सदस्य निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसमें संपूर्ण देश को उसके स्थानों के अनुरूप ही बांट दिया जाता है तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, यानी कि उसको चुना जाता है। केवल 1952 के प्रथम चुनाव में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रखे गए थे, ये आप याद रखिएगा। परंतु 1952 के बाद अब तक क्या चला रहा है? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, यानी एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुनाव को जीतता है और वह लोकसभा का जो है सांसद बन जाता है।